नाइन्थ क्लास आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक आपका ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द सेल्स एनर्जी करेंसी। अगर भी आपसे पूछे सेल की एनर्जी की करेंसी क्या है, आप कहोगे ATP। तो ये पहली लाइन MCQs है। ATP द सेल्स एनर्जी करेंसी, सेल की एनर्जी करेंसी कौन है? ATP। The major energy currency of all cell is the nucleotide। सेल की जो मेजर एनर्जी करेंसी होती है वो एक न्यूक्लियोटाइड होती है और उसका नाम ATP है। सेल की बड़ी एनर्जी करेंसी एक न्यूक्लियोटाइड है और उस न्यूक्लियोटाइड का नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? जिस तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं, वो किस पर मुश्तमिल होते हैं? सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एक बिल्डिंग, एक इमारत किस पर मुश्तमिल होती है? ब्रिक्स से बनती है, ईंटों से बनती है। एक प्रोटीन किस से बनती है? अमीनो एसिड्स से बनती है। अमीनो एसिड से बनती है। अमीनो एसिड मिल जाए प्रोटीन बन जाएगी, सेल्स मिल जाए जानदार ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ब्रिक्स मिल जाए बिल्डिंग बन जाएगी। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएं, न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएं तो न्यूक्लिक एसिड बन जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बन जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, DNA और RNA। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम इसको पढ़ेंगे। आई एम सॉरी, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। इसके अलावा हम ATP को पढ़ेंगे। ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड है। ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड है। मेन न्यूक्लियोटाइड DNA RNA है। ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड है। सो ATP को हम देखते हैं कि द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल इज ए न्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेल की जो बड़ी एनर्जी की करेंसी है वो एक न्यूक्लियोटाइड है और उसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इट इज द मेन एनर्जी सोर्स। ATP is the main energy source for majority of the cellular function। सेल के बड़े बड़े कामों के लिए, सेल के ज़्यादातर कामों के लिए एनर्जी का जरिया ATP है। और उसके बाद ATP से क्या क्या काम होते हैं? पहला काम सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। अगर आपने मैक्रोमॉलिक्यूल बनाने हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। वो कौन कौन है? DNA, RNA और प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अगर आपने मैक्रोमॉलिक्यूल बनाने हो जिसमें DNA है, RNA है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वजन ज़्यादा हो उनको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। और मैक्रोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस में क्या लगती है? ATP की एनर्जी लगती है। सो सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल दूसरे लफ्ज़ों में एनाबोलिज्म भी है। क्या? एनाबोलिज्म, कि बड़े मॉलिक्यूल को बनाना, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को बनाया जाता है उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। और एनाबोलिज्म में एनर्जी यूज होती है। किसकी एनर्जी यूज होती है? ATP की। दूसरा काम ATP का मूवमेंट। जब हम हरकत करते हैं या हमारे जिस्म के हिस्से हरकत करते हैं तो उस मूवमेंट के दौरान भी हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो एनर्जी भी कौन देगा? ATP देगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को मुंतकिल करने में, नर्व इम्पल्स को मुंतकिल करने में भी हमें एनर्जी लगानी पड़ती है और वो एनर्जी भी कौन देता है? ATP देता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा देख लें, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। लाइक यहाँ पे कोई गर्म चीज़ है, सपोज यहाँ पे कोई गर्म चीज़ है और मेरा हाथ इस गर्म चीज़ को लग जाता है, मैं अपना हाथ फौरन पीछे खींचूंगा। तो कौन सी चीज़ थी जिसने ये पैगाम मेरे स्पाइनल कार्ड तक, ब्रेन तक पहुँचाया और वापस मैंने अपना हाथ पीछे खींचा? इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स मुंतकिल हुई है। ठीक हो गया। सो नर्व इम्पल्स की मुंतकली में भी एनर्जी लगती है और वो एनर्जी भी एक्टिव उससे आती है, ATP से आती है। इसका चौथा काम जो ATP करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद होती है मॉलिक्यूल का कम इलाके वाली जगह से ज़्यादा मॉलिक्यूल की तरफ जाना, मॉलिक्यूल का कम वाली जगह से ज़्यादा की तरफ जाना क्या कहलाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल का कम इर्तिकाज वाले इलाके से ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जब आपने चीज़ों को कम से ज़्यादा की तरफ भेजना हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ATP से आएगी। और इस ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहते हो? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस है,
इसमें भी एनर्जी लगती है और एंडोसाइटोसिस में भी क्या लगती है, एनर्जी लगती है। और इन 6 चीज़ों के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से आती है। सो बड़े बड़े कामों के लिए एटीपी एनर्जी का जरिया है। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, सेल के अंदर एक चीज़ मौजूद है और वो चीज़ सेल के लिए वेस्ट है, या सेल ने दूसरे को भेजनी है, वो चीज़ अच्छी है और दूसरों को देनी है, या वेस्ट है तो सेल ने इसको निकालना है। कैसे निकालेगा सेल, इसको ऐसे निकालेगा सेल मेम्ब्रेन ऐसे हो जाएगी और वो चीज़ यहाँ चली जाएगी और फिर क्या होगा, आखिरकार वो चीज़ बाहर चली जाएगी। आखिरकार वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, आखिरकार वो चीज़ बाहर चली जाएगी। आखिरकार वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद एंडोसाइटोसिस क्या है, एक चीज़ है सेल ने अंदर लेके जानी है, एक चीज़ है उसको सेल ने अंदर लेके जाना है। तो कैसे अंदर लेके जाएगा सेल, उसको ऐसे लेके जाएगा, उसको ऐसे अंदर लेके जाएगा और उसके बाद आखिरकार उस चीज़ सेल के अंदर चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस के सेल चीज़ों को कहाँ लेके जा रहा है, अंदर लेके जा रहा है। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस और यहाँ से उसने बाहर निकाला है चीज़ को, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे भी एटीपी की एनर्जी लगेगी और यहाँ पे भी एटीपी की एनर्जी लगेगी। एंडोसाइटोसिस के लिए एनर्जी लगती है, एक्सोसाइटोसिस के लिए एनर्जी लगती है। ये सारी एनर्जियाँ कहाँ से आती हैं, एटीपी से आती है। तो ये पैराग्राफ आपने क्लियर किया कि सेल की बड़ी एनर्जी करेंसी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल is a nucleotide called ATP, adenosine triphosphate. It is the main energy source for majority of the cellular function. कि ये जो ATP है ये मेन एनर्जी का जरिया है मुख्तलिफ सेल के कामों के लिए। मिसाल के तौर पर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, अगर हमने मैक्रोमॉलिक्यूल बनाने हैं, हमने एनाबोलिज्म करना है, लाइक डीएनए बनाना है, आरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाने हैं, तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल है। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा। अगर हमने इनको बनाना है यानी कि इनका एनाबोलिज्म करना है तो तब भी हमें एटीपी यूज़ करना पड़ेगा। मूवमेंट करनी हो तब भी एटीपी, हरकत के लिए। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को मुंतकिल करने के लिए एटीपी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के लिए भी क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एटीपी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटीपी एनर्जी की करेंसी है। एटीपी के अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एनर्जी and release energy is due to its molecular structure. The ability of ATP to store and release energy is due to its molecular structure. ATP के अंदर ability होती है, सलाहियत होती है एनर्जी को स्टोर करने की और एनर्जी को खारिज करने की। और एनर्जी को स्टोर करने की या एनर्जी को खारिज करने की उसकी जो सलाहियत होती है वो उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर होती है। Each ATP molecule has 3 सब यूनिट। हर एटीपी मॉलिक्यूल के 3 सब यूनिट होते हैं। पहली बात क्लियर कि एटीपी के अंदर एनर्जी को ज़खीरा करने और एनर्जी को खारिज करने की, एटीपी के अंदर एनर्जी को ज़खीरा करने और खारिज करने की क्या होती है, सलाहियत होती है। क्यों, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, उसकी मॉलिक्यूलरी साख्त ही ऐसी होती है। अब एटीपी जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। हर एटीपी के कितने सब यूनिट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एटीपी के सब यूनिट कितने होते हैं, कौन कौन से हैं। हर एटीपी के 3 सब यूनिट होते हैं, 3 सब यूनिट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला एक एडेनिन होती है, पहला जो सब यूनिट है, पहला जो टुकड़ा है वो एडेनिन है, पहला पार्ट एडेनिन है। अब एडेनिन क्या है, ए डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस, एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होती है, एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होती है, उसको कहते हैं एडेनिन। डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस क्या कहलाती है, एडेनिन, ये वाली। ठीक हो गया, डबल रिंग है, एक रिंग दूसरा रिंग, इस डबल रिंग नाइट्रोजन की बेस को आप कहते हो एडेनिन। ये पहला सब यूनिट है एटीपी का, ये पहला सब यूनिट है किसका, एटीपी का। दूसरा सब यूनिट क्या है, ए राइबोज, ये 5 कार्बन शुगर, ये वाली, ये 5 कार्बन शुगर है, ये 5 कार्बन शुगर है। सो ए राइबोज दैट इज 5 कार्बन शुगर, राइबोज विच इज 5 कार्बन शुगर, ये दूसरा हिस्सा हो गया। और तीसरा 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन ए लीनियर चेन, और फिर 3 फॉस्फेट ग्रुप है जो कि किस चेन में मौजूद है, लीनियर चेन में मौजूद है, लीनियर चेन में मौजूद है। तो आपने 3 सब यूनिट देखे। और याद रखिएगा, मैं डायग्राम को थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। अगर आप, ये क्या है,
ये डबल रिंग नाइट्रोजन बेस है। एडेनिन क्या होती है? डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेस। उसके बाद ये राइबोज क्या है? 5 कार्बन वाली शुगर है। 5 कार्बन वाली शुगर को क्या बोलते हैं? राइबोज। अगर एडेनिन और राइबोज को आप मिला दो, अगर एडेनिन और राइबोज को हम मिला दें तो इनको कहा जाता है एडिनोसिन। एडिनोसिन, इन दो चीज़ों को, ठीक हो गया। ये एडेनिन अकेली है तो एडेनिन है, जब इसके साथ शुगर मिल जाती है तो ये ओवरऑल नाम बन जाता है। इन दोनों को मिला के कहते हैं एडिनोसिन। अब एक फास्फेट को भी मिला देते हैं, एक फास्फेट को भी हम मिला देते हैं तो ये बन जाएगा AMP। एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो का मतलब होता है एक फास्फेट, यहाँ तक आए हैं। ये दोनों मिला के एडिनोसिन होती है। एक फास्फेट मिला दो तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, 2 फास्फेट मिला दो तो क्या बनेगी? यहाँ तक ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट। अब 2 फास्फेट हो गए, एडिनोसिन डाइफास्फेट। तीनों मिला देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं डायग्राम को तो ये बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ये दोनों एडिनोसिन और फास्फेट कितने? 3 फास्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। सो ATP के 3 सब यूनिट होते हैं। पहला सब यूनिट एडेनिन है जो कि दोहरे रिंग पर मुश्तमिल नाइट्रोजन की बेस है। एक 5 कार्बन वाली शुगर है जिसको राइबोज कहते हैं, और 3 फास्फेट के ग्रुप होते हैं जो सीधी चेन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 2 इंफॉर्मेशन देखते हैं। ATP was discovered in 1929 by Carl Lohmann। अब ATP को किसने दरियाफ्त किया था? ATP was discovered in 1929 by Carl Lohmann। कार्ल लोहमैन ने 1929 में ATP दरियाफ्त किया and was proposed to be the main energy transfer molecule in the cell by the Nobel Prize winner Fritz Lipman in 1941। ठीक हो गया। 2 अलग अलग MCQs हैं। अगर कोई पूछे ATP किसने दरियाफ्त किया, आप कहेंगे कार्ल लोहमैन ने। कार्ल लोहमैन ने 1929 में ATP दरियाफ्त किया, और एक और बंदा आया उसका नाम था फ्रिट्ज लिपमैन। उसने कहा ATP एनर्जी का जरिया हो सकता है, ATP एनर्जी को मुंतकिल कर सकता है। फ्रिट्ज लिपमैन ने कहा ATP एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। और फिर फ्रिट्ज लिपमैन को 1941 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया कि इसने कहा था कि ATP क्या है? एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है। हालांकि ATP दरियाफ्त किसने किया? कार्ल लोहमैन ने किया। कब किया? 1929 में किया। और उसके बाद एक और बंदा आया फ्रिट्ज लिपमैन। उसने कहा कि ATP एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है। फ्रिट्ज लिपमैन का क्या काम था कि ATP एनर्जी ट्रांसफर करने का मॉलिक्यूल है, और फिर इसे 1941 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आगे चलते हैं। बिकॉज ATP प्लेज ए सेंट्रल रोल एज एनर्जी करेंसी इन द ऑल ऑर्गेनिज्म। चूंकि ATP जो है वो मरकजी किरदार अदा करता है तमाम जानदारों में एनर्जी के करेंसी के तौर पर। ATP एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है तमाम जानदारों में और मरकजी किरदार अदा करता है। इट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ होगी ये सबसे पहले उसमें भी बना होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ATP चाहिए। सो दुनिया में सबसे पहला जो जानदार आया होगा, दुनिया में सबसे पहले जो जिंदगी आई होगी, उसमें भी ATP का मॉलिक्यूल मौजूद होगा। सो बिकॉज ATP प्लेज ए सेंट्रल रोल, क्योंकि ATP मरकजी किरदार अदा करता है एज एनर्जी करेंसी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों में एनर्जी करेंसी के तौर पर। लिहाजा इट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ, लिहाजा इसे पहले वाले जानदारों में, पहले वाली ज़िंदगी में मौजूद होना चाहिए, और बिल्कुल ये मौजूद था। सो ये आज आपका टॉपिक था ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द सेल्स एनर्जी करेंसी, और ये इस टॉपिक का आज पार्ट 1 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।